अब हम देखेंगे कि CSF प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब ये किस तरह फ्लो करेगा ब्रेन के अंदर से और फिर सब अरेकनॉइड स्पेस में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लो ऑफ CSF स्टार्ट कहाँ से होगा। ये स्टार्ट होगा लेटरल वेंट्रिकल से, क्योंकि लेटरल वेंट्रिकल से ही ये प्रोड्यूस हो रहा है। वेंट्रिकल दो होते हैं लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। उससे फिर आगे फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू ये एंटर होगा थर्ड वेंट्रिकल में, ठीक है। अब थर्ड वेंट्रिकल से ये मिड ब्रेन के अंदर जो कैविटी होगी जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट, सेरिब्रल एक्वेडक्ट में एंटर होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और फिर ये एंटर होगा फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल से ये आगे दो डिफरेंट फोरामेन्स में के थ्रू एंटर होगा। दो डिफरेंट फोरामेन है वो कौन कौन से हैं? फोरामेन ऑफ मेजेंडी एंड फोरामेन लश्का, फोरामेन लश्का एंड फोरामेन मेजेंडी। अब फोरामेन मेजेंडी से आगे फर्दर CSF जाएगा सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न में, जबकि फोरामेन फ्लैशका से जाएगा सेरिबेलो पोंटाइन सिस्टर्न में। अब इधर से फर्दर आगे CSF लास्ट स्टेज पे है और वो है सब अरेकनॉइड स्पेस। सो अब हमने ये देखा कि ये है फ्लो ऑफ CSF। इसमें हम एक दो चीज़ें मार्क कर लेते हैं। वो ये है कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेटरल वेंट्रिकल से, जो इसे प्रोड्यूस भी करेगा। फ्लो ऑफ CSF इसे प्रोड्यूस भी करेगा लेटरल वेंट्रिकल। देन थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो ये आ जाता है थर्ड वेंट्रिकल में, जो कि इसे समहाउ प्रोड्यूस भी करता है। फिर ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट से गुजरता है और फोर्थ वेंट्रिकल में, जो कि इसे प्रोड्यूस भी कर सकता है क्योंकि कोरोइडल प्लेक्स हो सकता है इनके अंदर। देन फोर्थ वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मेजेंडी और फोरामेन ऑफ लश्का, फोरामेन ऑफ मेजेंडी सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न में, फोरामेन ऑफ लश्का सेरिबेलो पोंटाइन सिस्टर्न में, और ये फिर दोनों आगे ड्रेन करेंगे सब अरेकनॉइड स्पेस में। अब ये था हमारा फ्लो ऑफ CSF। फॉर्मेशन में देख ली, फ्लो देख लिया। अब हम देखेंगे कि इसके ड्रेनेज कैसे होगी, ठीक है। ड्रेनेज के लिए सिंपली यही है कि हम सब अरेकनॉइड स्पेस में ही होता है CSF, और ये आगे चला जाता है अरेकनॉइड विलाय में, जो कि इसे ड्रेन करते हैं। अरेकनॉइड विलाय कलेक्शन ऑफ अरेकनॉइड विलाय बेसिकली अरेकनॉइड ग्रैनुलेशंस बना देते हैं, अरेकनॉइड ग्रैनुलेशंस। सो हम कह सकते हैं कि ये सब अरेकनॉइड स्पेस से अरेकनॉइड ग्रैनुलेशन या अरेकनॉइड विलाय में ड्रेन कर गया, ठीक है। अब इससे आगे फर्दर ये सुपीरियर सेजिटल साइनस में ड्रेन करेगा, और फिर उधर से ये इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन कर जाएगा। सो दिस इज बेसिकली ड्रेनेज ऑफ CSF। पहले फ्लो हमने देखा, अब हमने इसका ड्रेनेज देख लिया। अब हम इसके साथ ही देखेंगे कि हाइड्रोसेफलस क्या होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने बेसिक फ्लो प्रोडक्शन और उसको समझ लिया ड्रेनेज को। हाइड्रोसेफलस बेसिकली क्या होता है? अगर इंक्रीज इन द CSF वॉल्यूम, इंक्रीज CSF हो जाए क्रेनियल कैविटी में। अब इसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं, डिफरेंट सिम्टम्स हो सकती हैं, ठीक है। इंक्रीज CSF इन क्रेनियल कैविटी, ठीक है, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं इंक्रीज्ड CSF प्रेशर, ठीक हो गया। अब इसकी कुछ कॉजेज हैं और कुछ इसकी सिम्टम्स हैं। सो कॉजेज के लिए हमें बेसिकली पीछे जाना पड़ेगा, जो हमने अभी पहले पढ़ा, किस तरह प्रोड्यूस हुआ, किस तरह ड्रेन हुआ और किस तरह फ्लो हुआ। सो सिंपल इज दैट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो हम कह सकते हैं कि कहीं भी अगर किसी भी वजह से प्रोडक्शन इसकी बढ़ जाए तो हाइड्रोसेफलस हो सकता है। दूसरी बात, किसी भी वजह से इसके फ्लो के अंदर रुकावट आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए तो हाइड्रोसेफलस हो सकता है। तीसरी वजह, इसके ड्रेनेज के अंदर रुकावट आ जाए तो हाइड्रोसेफलस हो सकता है। सो अभी हम देख लेते हैं कॉजेज। सो कॉजेज के लिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर इसकी प्रोडक्शन हो रही है, तो अगर खुदा ना खास्ता ट्यूमर हो जाता है, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल या लेटरल वेंट्रिकल का, सो उससे क्या होगा कि हमारे पास इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ CSF हो जाएगी। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ CSF की वजह से हाइपर फंक्शनिंग जो ट्यूमर होगा उसकी वजह से हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी कॉजेज हो सकती हैं। उसके अलावा कॉजेज क्या हो सकती है? फोरामेन ऑफ मोनरो आपका ब्लॉक हो जाए तो CSF फ्लो नहीं करेगा, CSF प्रेशर बढ़ जाएगा। सेरिब्रल एक्वेडक्ट आपकी ब्लॉक हो जाए तब आपको हाइड्रोसेफलस हो सकता है। फोरामेन ऑफ मेजेंडी और फोरामेन ऑफ लश्का ब्लॉक हो जाए तब आपको हाइड्रोसेफलस हो सकता है। एंड द लास्ट कॉज इज द ड्रेनेज सिस्टम। अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया तब भी आपका हाइड्रोसेफलस हो सकता है। अरेकनॉइड विलाई के लेवल पे, सुपीरियर सेजिटल साइनस के लेवल पे या इंटरनल जगुलर वेन के लेवल पे आप अगर ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे तो आपको हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। तो ये बेसिकली कॉजेज थी। इसने लिखनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत आसान है अगर आपने पीछे से ये चीज़ें ईजिली अंडरस्टैंड की हुई हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इसकी सिम्टम्स क्या होंगी। इंक्रीज्ड
CSF प्रेशर की सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले है हेडेक, देन वी हैव पेपिलर एडिमा, देन वी हैव प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, and we have progressive increase in blood pressure and decrease in pulse rate. ये बेसिक सिम्टम्स है. सो हाइड्रोसेफलस की कॉजेज हमने देख ली, सिम्टम्स देख ली. अब हम देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं. इसकी दो तरह की टाइप्स हैं हाइड्रोसेफलस की, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग. नॉन कम्युनिकेटिंग इसलिए कहेंगे क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं करेगा. CSF बाहर जो सब एरेक्नोइड स्पेस है उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, इसलिए हम कहेंगे नॉन कम्युनिकेटिंग उसे. अब जो नॉन कम्युनिकेटिंग है, सिंपल सी बात है, उसकी कॉजेज आसान होंगी. फोरामेन ऑफ मोनरो में अगर ब्लॉकेज आ जाए, सेरेब्रल एक्वेडक्ट में, फोरामेन ऑफ मजेंडी या फोरामेन ऑफ रश्का में अगर ब्लॉकेज आ जाए तो हमारे पास नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होगा. लेकिन अगर ड्रेनेज सिस्टम में आता है कोई फॉल्ट तो हम उसे कहेंगे कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस. ठीक हो गया. ये दो सिंपल सी टाइप्स थी. अब हम बात करेंगे कि CSF की कंपोजिशन से हम किस तरह ये चीज़ जान सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ है, वायरल है या बैक्टीरियल है. ठीक है, तो ये एक टेबल होगा कि कंपोजिशन नॉर्मल के रिलेटिव किस तरह कॉन्ट्राडिक्ट करेगी CSF की. पायोजेनिक मेनिंजाइटिस और वायरल मेनिंजाइटिस. पायोजेनिक मेनिंजाइटिस बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से होगा, वायरल मेनिंजाइटिस वायरल इन्फेक्शन की वजह से होगा. पहले हम नॉर्मल करैक्टर देखेंगे, फिर हम पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में उसके करैक्टर्स देखेंगे कितने डेविएट होंगे, और फिर हम वायरल मेनिंजाइटिस में देखेंगे क्या क्या डिफरेंस आएगा. सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल CSF का कलर. नॉर्मल CSF का कलर क्या होता है? ये क्लियर होता है, ये क्लियर फ्लूइड होता है. ठीक है, फिर इसके अंदर सेल्स दो सेल्स हम देखेंगे क्योंकि वो हमें डिफ्रेंशिएट करने में काम आएंगे. ठीक है, कि वो कौन सी आया, कौन सा मेनिंजाइटिस है, पायोजेनिक या वायरल है. वो दो सेल्स कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स. न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स. तो न्यूट्रोफिल्स हैं वो नहीं पाए जाते CSF में. लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं लेकिन लेस देन 5%. ठीक है, 5% से लेस देन 5%. सो 5% से कम लिम्फोसाइट्स पाए जाएंगे नॉर्मली CSF के अंदर. ग्लूकोज कंसंट्रेशन पहले भी हमने कहा था 2/3 यानी कि 66% ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन से 66% पाई जाएगी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमारे पास CSF के अंदर. और प्रोटीन्स की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी 0.4 ग्राम पर लीटर. ठीक हो गया. सो ये हमने देख लिया, कलर देख लिया, क्लियर होगा. सेल्स देख लिया, न्यूट्रोफिल बिल्कुल नहीं होंगे, लिम्फोसाइट लेस देन 5% होंगे, ग्लूकोज 66% ऑफ प्लाज्मा होगा, प्रोटीन 0.4 ग्राम पर लीटर होंगे. अब हम देखते हैं कि पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में कलर क्या होगा. पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में CSF का कलर हो जाएगा येलो टर्बिड. ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स पे आ जाते हैं. अब हम जो न्यूट्रोफिल की कंसंट्रेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी. और लिम्फोसाइट की कंसंट्रेशन भी स्लाइटली इंक्रीज हो सकती है. ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी. देन इफ यू टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन भी लेस देन 50% ऑफ प्लाज्मा यानी कि पहले से कम हो जाएगी. और अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी. CSF के अंदर प्रोटीन्स बढ़ जाएंगी, न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएंगी, लिम्फोसाइट्स भी स्लाइटली इंक्रीज हो सकते हैं, कलर क्लियर से येलो टर्बिड हो जाएगा और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वायरल मेनिंजाइटिस, सो उसमें कलर का डिफरेंस क्या होगा? उसमें कलर क्लियर ही रहेगा, उसमें कलर का डिफरेंस नहीं आएगा. उसमें न्यूट्रोफिल्स की कंसंट्रेशन स्लाइटली इंक्रीज हो सकती है लेकिन इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी. उसमें लिम्फोसाइट्स की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. ये बात यहाँ पे डिफरेंस हम करेंगे मेजर. फिर अगर हम बात करें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन का, वो एज यूजुअल 50% से कम हो जाएगी, लेस देन 50% ऑफ प्लाज्मा. पहले वो 66% ऑफ प्लाज्मा थी, अब वो लेस देन 50% ऑफ प्लाज्मा. और अगर हम बात करें प्रोटीन्स की तो प्रोटीन्स भी स्लाइटली इंक्रीज हो सकते हैं लेकिन ऐसा जितना ज़्यादा इंक्रीज नहीं आएगा प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन में भी. तो अब अगर हमें कोई कहे कि पायोजेनिक मेनिंजाइटिस और वायरल मेनिंजाइटिस में नॉर्मल से क्या कॉन्ट्राडिक्ट होता है, तो सबसे पहले एक तो हम दोनों को आपस में डिफरेंस करने के लिए कलर का होगा. अगर वो क्लियर CSF है तो वो वायरल मेनिंजाइटिस होगा, पायोजेनिक नहीं होगा. अगर वो येलो टर्बिड है तो वो फिर पायोजेनिक होगा. ठीक हो गया. अगर लिम्फोसाइट की कंसंट्रेशन पहले से नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है तो वो वायरल होगा. लेकिन अगर न्यूट्रोफिल की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, लिम्फोसाइट की स्लाइटली इंक्रीज है, तो वो पायोजेनिक होगा. फिर अगर हम प्रोटीन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखते हैं तो फिर हम कह सकते हैं पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है. तो ये बेसिकली डिफरेंस है आपस में इनके. लेकिन नॉर्मल से क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है वो देख लेते हैं. नॉर्मल क्लियर होगा तो ये इनका येलो टर्बिड और ये वायरल मेनिंजाइटिस क्लियर होगा. न्यूट्रोफिल्स नॉर्मल में बिल्कुल नहीं होते, लिम्फोसाइट लेस देन 5% होते हैं, 66% ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन होती है नॉर्मल CSF में, और प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन 0.4 ग्राम पर लीटर होती है. सो in this way we can differentiate between pyogenic meningitis and viral meningitis, and also can differentiate between a normal cerebrospinal fluid and the infectious cerebrospinal fluid.